प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कक्षा 10 का अंशाल्व लेके आया हूँ यहाँ पर। 2023 के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें OMR 20 नंबर के होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लिख दिए हैं, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन हम आगे लिखेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो लिखा हुआ है ये OMR से आएगा और उसमें फिल करना रहेगा ABCD करके ऑप्शन। जो ऑप्शन सही होता है OMR सीट में भरने के लिए आएगा। अब आइए देखते हैं इसको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा, कितने अंक के बाद तक जाएगा। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन आपके पास में है। इसका दो तरीके से परिकलन करेंगे। परिमेय संख्या हमने तो लिखी नहीं, परिमेय संख्या संभवतः कटल जाता। परिमेय संख्या आपकी दी हुई है 14,587 डिवाइड बाई 14,587 डिवाइड बाई ये लिखा हुआ है 1250। ये आपको दिया गया है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब ये कितने दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसका हर देखते हैं, हर है कितना। तो हर का गुणनखंड करते हैं 1250। इसको गुणनखंड कीजिए तो ये मिलता है 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। 5 से काटते हैं तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 5 1 कन्नम 5। ऐसे काट दें तो हमारे पास में ये मिलता है, इसका फैक्टर मिल गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो नंबर ऑफ 5 यहाँ पर जितनी संख्या में 5 आते हैं, अब याद रखिएगा ये छोटी सी ट्रिक है। या तो आप इसको भाग दीजिए, तो भाग देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं 14,587 को अगर डिवाइड करें 1250 से तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसके लिए। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आपको बस एक काम करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद हर में जितने भी 5 के खंड आएँ, जितनी बार 5 आता है दशमलव बिंदु उतने अंक के बाद समाप्त हो जाता है, यानी इसका प्रसार दशमलव के उतने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 4 बार 5 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम भाग देते हैं तो भागफल की प्रक्रिया में दशमलव के 4 अंक बाद ये भाग कट जाती है, यानी इसका शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस बेसिस पे चलिएगा। पहले कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, उसका जो हर आता हो, हर का फैक्टर करते हैं पहली बात, यानी फर्स्ट टाइम फैक्टर करने के पश्चात आपको जितने 5 की कैटेगरी दिखे, यानी 5 जितनी बार दिखे दशमलव के बाद उतने स्थान पर चलने पर वो संख्याएं समाप्त हो जाएंगी। यानी ये आपका उत्तर रहा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। तो आंसर है हमारा इसका दशमलव प्रसार 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर कोई अलग से क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, इसका फैक्टर करना है और उसमें ये देखना है 5 कितनी बार आया है। 5 जितनी बार आता है दशमलव प्रसार दशमलव के बाद उतने डिजिट आने के बाद इसका भागफल परिणाम समाप्त हो जाता है, बशर्ते हर में 7 और 3 का गुणनखंड न आए। यहाँ पर गुणनखंड आने वाला 2 है और 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या होती है तो उसके दशमलव प्रसार पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको उठा दिया है। लस 132 288 बराबर 100 कितना दिया है 3168। यानी अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम 132 और 288 का एलसीएम आपको दे रखा है 3168 और फिर इसके बाद पूछ रहा है मस, यानी इसी संख्या का मस कितना होगा। HCF आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास में एक फार्मूला है, फार्मूले को जैसा कि आप जानते हैं, याद होगा आपको, पढ़ते समय आपको पता रही होगी कि
जिन संख्याओं का हम ल से निकालते हैं या म से निकालते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, यानी आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फार्मूला हमें मिल गया। तो ये फर्स्ट नंबर हम जब लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में 132 दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर 132 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, अब आपका सेकंड नंबर है 288, तो यहाँ पर लिख लेंगे 288 इज इक्वल एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसी का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ के बारे में हमें कोई चर्चा ही नहीं किया है। लेटस दिस एक्स एंड मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम इसका दे रखा है 3168, तो इसका 3168 एलसीएम के रूप में आया हुआ एलसीएम। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3168 आके इसमें भाग करेगा, यानी इसको अब हल करते हैं तो ये मिलेगा एक्स बराबर, ये टोटल राशि इसमें आके भाग दे देगी, यानी 132 मल्टीप्लाई 288 डिवाइड बाई 3168। अब इसको काटते हैं तो काटने के पश्चात हमें इसका रिजल्ट मिलता है x इज इक्वल 12, यानी काटने के पश्चात आपको मिलेगा x की वैल्यू 12 आएगी। अब इसमें से ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 288, बी दिया है 132, सी दिया है 48 और डी दिया हुआ है 12, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आप भाग की प्रक्रिया काट पीट के आप समझ सकते हैं, काटना तो जानते ही होंगे, या फिर काटना भी बताया जाए, आई थिंक हम समझ रहे होंगे कि आप इसे काट सकते हैं, इसलिए इसका आंसर x इज इक्वल 12 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 65 और 117 का HCF 65 m माइनस 117 हो तो m की वैल्यू क्या होगी। यानी अब की बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा दिया हुआ है 65 और 117 का HCF ये दे रखा है, यानी ऐसा दे देंगे HCF ऑफ किसका, HCF किसका निकालना है 65 और 117 का, 65 और 117 का जो HCF दिया हुआ है वो हमारे पास में कितना दिया हुआ है 65 m माइनस 117, तो 65 m माइनस 117। अब ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का अगर HCF इससे परिभाषित होता है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो HCF आप जानते हैं यूनिक होता है संख्याओं का, दो तो आते नहीं है, इसलिए चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे किसी फॉर्म में लिखें जो आना है वो आएगा। तो फर्स्ट टाइम हम इसका HCF निकालने का प्रयास करेंगे। तो 65, 117, अगर हम इसमें ऐसा HCF निकालने का रूल तो आपको पता होगा, इन दोनों नंबरों को काटने के लिए एक ऐसी संख्या चुनते हैं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, जो दोनों को एक साथ क्या कर सके, डिवाइड कर सके। इसका मतलब हमने चुना यहाँ पर, इसको कोई संख्या काटती 5 है 7 है, 1 2 काटेगा नहीं, 3 अब जोड़ लेते हैं 7 1 8 1 9 6 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा। चलते हैं इस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करते हुए आप चलिएगा। तो इन दोनों नंबरों को एक साथ काटने वाला एक नंबर आता है 13। अब इसको 13 से काटते हैं तो 13 पचे 65, 13 9 117। अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं बचती है जो इसको काट सके, यानी दोनों को काट सके, यानी दोनों को काटने वाला केवल एक ही वैल्यू मिली जो कि हमारे पास में 13 है। यानी हम इसका इजीली कह सकते हैं जो HCF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65 m माइनस 117 दिया है उसके आधार पर तो ये आपका HCF है, बट हमने HCF निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा 13 आ गया। यानी कहीं ना कहीं हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं HCF ऑफ 65, 117 विच इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ गौर कीजिएगा, इन्हीं संख्याओं का HCF अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन हमको मिला है 13, और HCF बुक के माध्यम से जो दे रखा है वो ये है। तो अभी मैंने बताया कि HCF किसी भी संख्या का हो यूनिक होता है, वो बदल के आता नहीं है, यानी जो ये है वही ये है, अर्थात इसको इक्वेट कर दें, इनकी तुलना कर दें तो ये मिलता है 65 m माइनस 117 बराबर 13, जिससे 65 m बराबर 13 प्लस 117। अब इसको जोड़ते हैं तो 65 m बराबर 13 और 117 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 130।
m बराबर 130/65, इसको काटते हैं तो m इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास में m का जो m की जो वैल्यू निकल के आई है वो 2 है। अब चलते हैं विकल्प में, देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है। 65 और 117 का HCF 65m - 117 है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, संभवतः यही लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी m की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है और आप बी पर गोला बनाइएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हल करने की ज़रूरत होती है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको एक साधारण सा कैलकुलेशन करके हम उसका मान लिख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं तो उनको हल करने का कोई मकसद नहीं होता है। जितना जल्दी उत्तर प्राप्त हो सके उतना ही जल्दी उसका उत्तर निकालते हैं। और मैं समझ रहा हूँ आपको भली भांति पता होगी कि जब विकल्प दिए जाएँ तो क्वेश्चन को लगाने का 2 तरीका होता है। पहला ये, या तो उसको जो प्रोसेस दी गई है उस प्रोसेस से हल करें, या तो उसके उत्तर की जांच कर लें। तो हम यहाँ वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा और किसी भी सवाल को लिखने का तौर तरीका और समझने का, जहाँ तक बहुविकल्पी सवालों का है, कम से कम समय लगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इसका सीधे सीधे उत्तर ही चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हल करेंगे तो हल करने में हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय लॉस होगा। समय को सीमित रखते हुए हम एक काम ऐसा कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से इनके विकल्पों की टैली करा लेते हैं और हमें सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहली लाइन दिया हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से, हर के 2 गुने से क्या कह रहा है, अंश के बारे में बात कर रहा है। अंश अपने दिमाग में रख लो, यानी एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। तो ये कन्फर्म हो गया, हर के 2 गुने से एक अधिक उसका अंश होना चाहिए। तो हर के 2 गुने से एक अधिक तो ये होगा नहीं, हर का 2 गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 5 दूना 10, 1 ही 11 होता है, फेल हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्वेश्चन की वही लाइन रखेंगे, अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक होना चाहिए। तो हर के 2 गुने से एक अधिक करेंगे, 2 दूना 4, 1 5, जो कि ये भी ऑप्शन गलत आता हुआ नजर आ रहा है। और फिर तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, उसके हर के 2 गुने से एक अधिक, यानी 2 दूना 4, 1 5, इसका भी होना चाहिए, ये भी गलत आया। यानी अब लास्ट में ये लग रहा है कि ये कंडीशन सही होगी, बट इसको भी चेक कर लेते हैं। किसी भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से, यानी हर का 2 गुना करते हैं तो 2 गुणे 2, अब प्लस का 1 करते हैं तो ये आता है 5। तो इसका मतलब इस भिन्न का अंश जो है हर के 2 गुने से एक अधिक है, यानी पहली शर्त फॉलो हो गई। अब दूसरी शर्त के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न 1 हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेक करने की बात है, ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर हर में क्या कर लें, हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न 1 हो जाना चाहिए। अगर ये सही होगा तो ये दोनों शर्तों को एक साथ फॉलो करेगा। आई थिंक 5 बटे हर में बेटा क्या करना है, 3 जोड़ देना है। अगर इस 2 में हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये मिलता है 5 बटे 5, ये कट के 1 हो जाता है। यानी ये हमारा ऑप्शन सही है जिसके लिए हम खोज रहे थे। अगर इसका सॉल्यूशन निकालते, इसको हम एक तरह से हल करते तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमने विकल्पों को चेक किया है। इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें हल करने के चक्कर में कम पड़िएगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप कितना कम समय में लग जाए ये डिपेंड करता है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सवाल आसान होते हैं, हल हो जाते हैं। अब ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है x + 3y = 6 तब x y के मान होंगे। अब देखिए बारी बारी से हम इसको रख के चेक कर लेते हैं। इसका LHS उठा लीजिए, सिर्फ LHS में ये पॉइंट्स को रखते जाइएगा, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इसका LHS है x + 3y। अब गौर करते हैं, x + 3y इसका LHS है और RHS ये आएगा आपका 6। यानी x और y की किन वैल्यू के लिए ये 6 आता है। ऑप्शन नंबर ए है 0,6। जरा इसमें रखते हैं 0 + 3 × 6, तो ये बन जाता है 0 + 18। ये टोटल रिजल्ट आया 18। ये इसको वेरीफाई नहीं करता है, यानी पहला विकल्प आपका गलत है, यानी ये सही नहीं हो सकता है। दूसरे पर चेक करते हैं, 1,3 आया हुआ है। जरा इसको अब यहाँ पर रख कर देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं +3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो y की वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, तो यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 9, 1 10 आता है।
जो ये 6 के इक्वल नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, यानी ये भी नहीं सही है। 4,2 पर चलते हैं। अगर 4,2 इसका सोल्यूशन होगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा। एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल 4, यानी 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू फिर से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6, 6 4 10 आ गया। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये 10 आ गया, क्या इसके इक्वल है? इसका RHS आंसर है नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो लास्ट में ये तीसरा विकल्प बचता है जो सही है। अब ये है कि नहीं है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ईजी वे से। फिर इसके बाद 3 और 1 इसमें रखने का प्रयास करेंगे। 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी है, और ये 3 प्लस एट प्लेस 3 भी एट प्लेस 1 की वैल्यू y रखते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मिलेगा। तो अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं। 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल 6, यानी ये आपका RHS की शर्त को पूरा करता है, यानी अब ये कॉमन मिल गया, यानी इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर D सही है। तो यहाँ पर इस तरह से चेक करिएगा। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें हल करना आपकी मजबूरी बन जाएगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको देखते ही आप विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, वो भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हुए हों तो, अदरवाइज ऐसा नहीं करते हैं। अब देखिएगा इसको, देखिए एक चीज़ और बता दें आपसे, कभी कभी क्वेश्चन को हम इजी तरीके से हल भी कर सकते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन का मान रख के हल करते हैं। कभी कभी मान रखने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है जिससे हम उत्तर नहीं तलाश पाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप पता चलेगा कि किन क्वेश्चनों में मान रख के हल करना है विकल्प का, या फिर किन क्वेश्चनों को डायरेक्टली हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हल करना ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ मान रखेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। वैसे दोनों भी सही है, आप चाहें तो विकल्प को संतुष्ट करा के रख सकते हैं, यानी x² दिया है, x की जगह पर ये सारी वैल्यूज पुट करते जाइए। जिस वैल्यू के लिए 1/10 हो जाता है उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अभी हमने 2 बता दिया है इसके आधार पर। अब आप चलेंगे इस समीकरण में हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी बनेगा आपके लिए। लेकिन यही अगर द्विघात समीकरण होता या किसी अन्य घात का समीकरण होता तो हम इसे हल ही करने का प्रयास करते, या फिर मान रख के निकालने का प्रयास करते। अब देखिए हमारे पास जो दिया हुआ इक्वेशन 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 से व्युत्क्रम कर दें दोनों पक्षों का, यानी रिवर्स कर दें दोनों का, तो ये मिलता है x² प्लस 6/1 बराबर 10/1। यहाँ से मिल जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10, जिससे x² बराबर 10 माइनस 6, जिससे x² बराबर 4, जिससे x बराबर प्लस माइनस 2। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, और एट लास्ट आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x इज इक्वल्स प्लस माइनस 2। अब फिर इसके बाद चलते हैं, यानी अब इसमें चेक करते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस माइनस 1, ये तो है नहीं, प्लस माइनस 2, यानी ये ऑप्शन सही है आपका। ये प्लस माइनस 3 है, ये प्लस माइनस 4 है, यानी ये यहाँ पर मिलान कीजिएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आई हुई है। और यहाँ से हम ये देखते हैं x की वैल्यू जो प्लस माइनस 2 आ रही है वो b की वैल्यू है। अब आइए देखते हैं समीकरण नंबर, अगला समीकरण इसमें दिया है प्रश्न नंबर 7, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k की वैल्यू डिफाइन कीजिए। k की वैल्यू डिफाइन करने के लिए कह रहा है, ये द्विघात समीकरण है, और आपको पता होगा जब b वर्ग माइनस 4ac, अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये द्विघात समीकरण मिल गया। द्विघात समीकरण का मतलब है इसमें हमें कुछ चेक करने के लिए आएगा, मूल बराबर हैं। वास्तव में ये यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे b वर्ग माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होते हैं, ये याद रखिएगा, मूल काल्पनिक होंगे। और दूसरी कंडीशन होती है b वर्ग माइनस 4ac इज इक्वल 0, तो मूल बराबर होते हैं। अगर आपका आता है b वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक होते हैं। एक चीज़ इसके साथ और भी याद रखिएगा, ये पूर्ण वर्ग होगा तो मूल परिमेय हो जाएंगे, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये जब हम बताएंगे आपको आगे तो उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल अब समझिएगा आपके पास 3 शर्तें हैं। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये गणना नहीं की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b वर्ग माइनस 4ac अपान 2 ये इसके मूल होते हैं। लेटस दिस फर्स्ट प्लस साइन के साथ जो अलग करते हैं, दिस इज अल्फा माइनस b प्लस करड़ी में
बी वर्ग माइनस 4ac अपान 2a, ये पहला मूल हो गया। और इसका दूसरा मूल मिलता है बीटा बराबर माइनस बी माइनस करड़ी में बी वर्ग माइनस 4ac अपान 2a। अगर करड़ी के भीतर कोई नेगेटिव राशि आती है तो वो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया दो काल्पनिक संख्याओं में अंतर नहीं किया जा सकता, कौन छोटी है या कौन बड़ी है, इसलिए हम इसको यही लिख के छोड़ देते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। दोनों के बारे में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। मूल बराबर है। अब मूल बराबर क्यों होते हैं? बी वर्ग माइनस 4ac 0 हो तो समझ लो बी वर्ग माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। यानी हमारे पास में बचता है अल्फा इज इक्वल माइनस बी बटा 2a और आपका बीटा बराबर, चूंकि बी वर्ग माइनस 4ac फिर से 0 है तो फिर से आ गया माइनस बी बटा 2a। आप देख रहे होंगे कि दोनों मूल अल्फा और बीटा बिल्कुल सेम है, सेम दिख रहे हैं, यानी दोनों ही समान हैं। और इसके साथ एक बात और आती है, समान होने के साथ साथ ये p बटा q के रूप में लिखे हुए हैं, यानी इसमें अंश है और हर है। तो एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, मूल बराबर होते हैं तथा परिमेय होते हैं। परिमेय होते हैं क्योंकि इसमें करड़ी वाला पोर्शन ही गायब है, करड़ी आई ही नहीं, जिसकी वजह से ये अपरिमेय या परिमेय हो सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। अब एक चीज़ की और बात कर रहे हैं, अगर b वर्ग माइनस 4ac पूर्ण वर्ग न हो, यानी आई थिंक बी वर्ग माइनस 4ac 25 आ गया, तब आप क्या करते हैं? अगर 25 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग है, ये बाहर हो जाएगा, तो फिर से मूल परिमेय हो जाएंगे। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मूल वास्तविक है, परिमेय भी हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये दोनों की कंडीशन बनती है। ये कंडीशन कब बनती है? जब बी वर्ग माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो, यानी यहाँ पर 25 आ जाए, एज लाइक पूर्ण वर्ग राशि आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, 64 आ जाए, 100 आ जाए। इस तरह की अगर राशियाँ आती हैं तो ये ऑलरेडी करड़ी से बाहर हो जाएंगी, करड़ी का अस्तित्व रह नहीं जाएगा। तो जब करड़ी का अस्तित्व नहीं है तो ऐसी संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये मूल परिमेय हो जाते हैं। जब 25 नहीं बल्कि बी वर्ग माइनस 4ac 26 के लायक आ जाए, यानी जिसका वर्ग न हो सके, तो उस समय मूल वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होते हैं। इसके साथ साथ एक बात और आती है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिएगा, अपरिमेय तो होंगे ही होंगे, एक बार ये प्लस बी वर्ग माइनस 4ac, बी वर्ग माइनस 4ac इसमें जोड़ा जा रहा है और एक बार बी वर्ग माइनस 4ac घटाया जा रहा है, तो स्पष्ट है अल्फा और बीटा समान नहीं हो सकते हैं, यानी मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों में से कोई एक हो सकता है, अथवा और लिखिएगा और भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि आप यहीं से समझ सकते हैं बी वर्ग माइनस 4ac इसमें जोड़ा जा रहा है, बी वर्ग माइनस 4ac इसमें से घटाया जा रहा है। तो एक ही राशि में से, एक ही राशि में अगर एक राशि जोड़ी जाए और एक राशि घटाई जाए तो स्पष्ट हो जाता है दोनों राशियां बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होंगी। यानी इस स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, और ये भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इसमें ये शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि दो सम्मिश्र संख्याओं में, अभी आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा, दो सम्मिश्र संख्याएं छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, इसके बारे में कुछ गणना करना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो काल्पनिक ही संख्याएं हैं। इसका सिर्फ हम अनुभव भर करते हैं, ये कोई संख्याएं वैसे होती नहीं, दैनिक जीवन में इनके यूज़ भी नहीं होते हैं। अब आइए चलते हैं, मैंने आपको 3 शर्तें बता रखी। बी वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो ये आई थिंक ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने पर मूल काल्पनिक होते हैं। बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये परिमेय भी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही समझा दिया, जब यही खत्म हो जाए, यहाँ पर बी वर्ग माइनस 4ac करड़ी वाला पोर्शन खत्म होता है तो b/2a b/2a दोनों ही आ जाएंगे, तो दोनों मूल सेम दिख रहे हैं। अब आती है बात यहाँ पर, मूल वास्तविक होते हैं यदि ये पॉजिटिव आया। इस तरह से याद रखो बेटा, आप लोगों को याद रखना, अगर बी वर्ग माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। अगर ये एज लाइक 0 ही हो गया तो मूल बराबर होते हैं और परिमेय हो जाएंगे। अगर बी वर्ग माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होते हैं, बशर्ते पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग अगर होते हैं तो परिमेय भी हो जाएंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा तो अपरिमेय हो जाएंगे, और साथ ही साथ भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन की ये शर्त क्या है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से श्योरली 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत गौर से इन तीनों कंडीशनों को जो बताया ये आप याद रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके यही पूछ दे कि बी वर्ग माइनस 4ac बराबर हो, यानी मूल बराबर हो। ये असमान भी पूछ सकता है और वास्तविक भी पूछ सकता है, या काल्पनिक, किसी भी शर्त को यहाँ पर रख सकता है। अब उसके संदर्भ में हमें मान निकालना है, तो जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अब ये समीकरण देखते हैं, जो समीकरण हमें दिया गया है। समीकरण क्या दिया हुआ है?
समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के बारे में हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो हमें a की वैल्यू आती है a बराबर 3, b की वैल्यू आती है -12 और c की वैल्यू आती है k। तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट यानी d इज इक्वल b² माइनस 4ac की गणना कर लेते हैं b वर्ग, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह दे रहा है कि मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक b² माइनस 4ac विल बी 0। अगर ये 0 होता है तब जाके इसके मूल बराबर हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शर्त पहले ही समझा रखी है। अब यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा -12 का वर्ग माइनस 4 गुणे a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास में k है बराबर 0। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो 12 बरहिया में 144 माइनस 4 3 12 के इज इक्वल 0। यहाँ से ट्रांसपोजिशन करिए 144 का, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट में रखते हुए -12 के बराबर 144 के बराबर माइनस इधर से ट्रांसपोजिशन हुआ, ये माइनस होगा तो k इज इक्वल -1 144 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 12। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू आपकी 12 आ गई। जब इस समीकरण के मूल बराबर होंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी में 6 गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी ये वाला ऑप्शन सही है, यानी आपका सही उत्तर होगा डी। चलिए बेटा देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर, आधार BC के समानांतर यानी जो आधार मिल रहा है इस आधार के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया है। तो अब यहीं से प्रश्न में ही कहा जा रहा है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया, यानी यह इसके समानांतर रेखाखंड खींचा गया है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण B कोण P के बराबर हो गया। और आइए ये भी देख लेते हैं, यहीं लगे हुए कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों समांतर रेखाएं और इधर से एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आपको पता होगा दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के इक्वल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख रहा हूँ, ये दो त्रिभुज अगर आपको दे दिए गए ABCDEF, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर, तो शेष तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर ही हो जाता है। इस स्थिति में त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुजों की ये विशेषता होती है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा बराबर पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा। तो यही कुछ यूज करने वाले हैं इन त्रिभुजों में, यानी यहाँ पर लिखा जा सकता है AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AC बटे DF बराबर BC बटे EF, BC बटे EF। समरूपता के लिए ये शर्त याद होनी चाहिए आपको, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का समानुपाती होने का मतलब ये है पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। ये इस रूप में लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। तो एज लाइक यहाँ पर देखिएगा, कोण A दोनों त्रिभुज के लिए है APQ, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है इस त्रिभुज में देखिएगा APQ में, और दूसरा वाला त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है जिसमें आपका आएगा त्रिभुज ABC। अगर दोनों को अलग करें तो हमारे पास ये सिचुएशन मिल जाती है। अब यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखिएगा चूँकि ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है और ये दोनों समांतर रेखाएं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो पहले त्रिभुज का चूँकि मत लिखिएगा, अभी लिखिएगा त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ
तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा कोण A कॉमन है, कोण A बराबर कोण A। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों के लिए है। छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A है, यानी यहाँ पर दिखा सकते हो उभय निष्ठ, यानी ये दोनों में कॉमन आ गया कोण। और किसी तरह से हम एक कोण और बराबर दिखा लें तो वैसे आप देख रहे हैं इसके दोनों कोण बराबर हो चुके हैं, क्योंकि PQ समानांतर किसके है? चूँकि PQ समानांतर है BC के, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण P बराबर किसके हो जाएगा? कोण P बराबर कोण B। अब ध्यान दीजिएगा छोटे वाले त्रिभुज का कोण P, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण P बड़े वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर है। सिमिलरली आप एक बात और कह सकते हैं, छोटे वाले त्रिभुज का कोण Q बड़े वाले त्रिभुज का कोण C के इक्वल हो जाएगा, यानी कोण Q बराबर कोण C। अब यहाँ पर एंगल समरूपता से आपको मिल जाएगा त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC। अब आपको ये त्रिभुज मिल गया। अब ये सारी बातें हम हटा दे रहे हैं। जैसे ही ये त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको एक शर्त मिलेगी, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। ये हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ से चित्र से स्पष्ट है, चित्र से वैल्यू हम देख के लिखते हैं। यहाँ पर वही त्रिभुज उठाइएगा, APQ समरूप त्रिभुज ABC, अतः AP त्रिभुज APQ की भुजा AP आप दिखाइएगा, AP बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AP आप लिख चुके हैं। इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB बराबर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा PQ बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BC। आप ऐसा लिख लीजिए, आपको एक रिजल्ट मिल गया। उस रिजल्ट के मुताबिक आपको चलना होगा। दिया हुआ है PQ संबंध है BC, PQ संबंध है BC की वैल्यू दे रखी है 1 संबंध है 3, यानी PQ बटा BC की जगह पर आपको रख देना होगा AP बटा AB बराबर PQ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा PQ संबंध है BC बराबर 1/3 है, तो PQ की वैल्यू 1 रखते हैं और BC की वैल्यू आपकी वही हो जाएगी 3 फिर से। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपको जो पूछ रखा है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको AP पूछा है तो हमारा AP ऊपर है जिस वैल्यू को निकालना है, और PB पूछ रहा है, PB इसमें कहीं नहीं है, यानी जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी उसको हर में रखते हैं। तो इसको हर में रखना है क्योंकि इसको सेफ रखना है, AP को ख़त्म नहीं करना है। अगर हम इसको गायब करते हैं, अगर अंश में ही रहने दें और कुछ जोड़ घटाने का काम करें तो अंश से ये ख़त्म हो जाएगा, यानी इसको हम व्युत्क्रम में लेते हैं तो ये हो जाएगा AB बटे AP बराबर 3/1। यहाँ पर लिख लीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, आपने व्युत्क्रम किया तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। अब थोड़ा देखिएगा, दोनों पक्षों से एक घटाने पर, दोनों पक्षों से एक घटाने पर, एक घटा दीजिए दोनों पक्ष से तो ये मिलेगा AB बटे AP माइनस 1 बराबर 3/1 माइनस 1। दोनों पक्ष से हमने घटा लिया, इसका LCM ले लें। LCM लेने के बाद मिलेगा AB माइनस AP बटे AP बराबर 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर ले, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बटे में लिखा हो वैसे ही इसका करेंगे 3 माइनस 1/1। अब आगे देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन में चलिएगा। AB में से AP निकाल लें, AB में से AP निकाल लें तो हमारे पास बचता क्या है, PB बचता है, यानी पूरा AB में से, यहाँ पर AB लिखा हुआ है, AB में से अगर हम AP निकाल लें तो हमारे पास बचने वाली क्वांटिटी आती है PB। तो ये बच गया आपका PB बटे AP बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा 2/1। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको पूछ रखा है
AP पहले पूछा है, PB बाद में पूछा है, यानी जो पहले पूछता है अब उसको अंश बनाना जरूरी होता है। तो फिर से भी उत्क्रम करेंगे, तो फिर से भी उत्क्रम करने का मतलब पलटना होगा। तो आप फिर से लिखेंगे AP बटे PB बराबर 1/2। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद आपका आ जाएगा AP संबंधे PB बराबर 1/2। अब ऑप्शन की टैली करा लीजिए। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ये पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि सही है, ऑप्शन नंबर A, यानी 1/2 दे रखा है और हमारे पास वैल्यू भी निकल के आ गई। AP संबंधे PB बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें आपको प्रमेय से रिलेटेड पूछा गया है, यानी जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय को ही इसमें पूछ दिया गया है। आपको याद होगा किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है। अब इसका उल्टा पूछा जाए, अब इसका उल्टा कहा है, क्या कहा है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये कब पॉसिबल होता है? यदि किसी त्रिभुज में, यही त्रिभुज हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कोई त्रिभुज है, ये और ये अनुपातिकतः विभाजित होगी। तो थेल्स प्रमेय ने थेल्स ने क्या कहा था? आधार के समानांतर खींची गई रेखा भुजाओं यानी शेष दोनों भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है, ये थेल्स ने कहा था। थेल्स की प्रमेय यही है, आधार यानी किसी त्रिभुज में आधार के समानांतर खींची गई रेखा, एक कंडीशन और आ सकती है, ये रेखा बाहर भी हो सकती है, इसको बढ़ाने पर भी इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यदि एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा, मतलब ये जो रेखा है त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसको अनुपातिकतः विभाजित कर रही, यानी इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात हो, तो ये थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय बनती है। यानी यह तभी पॉसिबल होता है जब दोनों रेखाएं कैसी हों? समांतर हों। तो यानी दो समांतर रेखाओं के होने से, यानी किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अनुपातिकतः विभाजित करती है, यानी समांतर खींची जाएगी तो अनुपातिकतः विभाजित करेगी। अगर अनुपातिकतः विभाजित कर रही है तो ये समांतर ही होगी, यानी आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जैसा कि हमने बताया था, मध्य बिंदु का निर्देशांक परिकलित करने के लिए आप एक छोटे से सूत्र को यूज करते हैं, लेकिन वैसे समझिएगा किसी भी चीज़ का मध्य बिंदु निकालना हो, अगर इंड टू इंड पॉइंट प्राप्त हो तो उनको जोड़कर ही आधा कर देते हैं। तो नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 2 को जोड़ दें, 4 और 2 को जोड़ दें तो कितना होता है? 4 2 6, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3। किन किन ऑप्शन में है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। चलिए इन दोनों में से कोई सही होगा। 6 और 4 को जोड़ दें तो 6 4 10 हो जाता है, 10 का आधा कितना होगा? 5। तो 5 इसमें है, इसमें आया नहीं, यानी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, x बराबर दो रेखाखंड दिए हों, x1 y1 और दिया हो x2 y2, इसके संदर्भ में इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए x, y, तो x, y दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 4 है, यानी चूँकि x1 बराबर 2, y1 बराबर 4 और x2 बराबर आपका है, x2 बराबर 4 है, y2 बराबर 6, x2 बराबर 4, y2 बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं इसका मध्य बिंदु परिकलन कैसे करें, तो इस फार्मूले की वजह से भी आप निकाल सकते हैं, x, y इज इक्वल x1 धन x2, x1 और x2 की वैल्यू लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 2 धन 4, x1 की वैल्यू यहाँ है, x2 की वैल्यू यहाँ है, 2 धन 4 बटे 2 कामा, फिर इसके बाद फार्मूला में है y1 धन y2 बटा 2, तो y1 की वैल्यू आपकी 4 आती है, 4 प्लस y2 की वैल्यू 6 आती है, बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको अब
सिंप्लीफाई हल कर लेते हैं। यक्स कामा वाई बराबर 4 2 6 बटे 2 कामा 6 4 10 बटे 2, ये मिल जाएगा। अब इसको काट दें तो ये 3 बार में कटता है, ये 5 बार में कटता है, तो यक्स कामा वाई बराबर 3 कामा 5। आप शार्ट मेथड से जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिएगा। आधा करने के बाद आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का पता चल ही जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 11वां जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आप करेंगे क्या, ये तो नॉर्मली आपको इसमें हल करना नहीं होता है, इसमें हल नहीं करना होता है, बस केवल ये जानना होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करें। क्योंकि बहुत से बच्चे दूरी के फार्मूले के चक्कर में पड़ते हैं, उन्हें एक ही बिंदु पता है, दूसरा बिंदु पता नहीं होता, जबकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले से इसको कुछ नहीं कर सकते। अब आइए एक निर्देशांक खींचते हैं। अब आपको दिया गया है बिंदु कौन सा है, 2 कामा 3 की यक्स अक्ष से दूरी होगी। यानी पहले 2 कामा 3 अंकित कर लीजिए। यक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 1 2 3 4 H1 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, यहाँ पर आपका आ जाता है 0। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को पहले संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। 2 कामा 3 दिया जा रहा है, 2 कामा 3 है, यानी एक्स एक्सिस पर आपको चलना है 2, वाई एक्सिस पर चलना है 3। यानी आप एक ऐसे बिंदु का सिलेक्शन करेंगे जहां से देखने के बाद एक्स अक्ष पर 2 दिखाई दे, वाई अक्ष पर 3 दिखाई दे। यानी अब आप इस बिंदु को निर्देशित कर चुके हैं, 2 कामा 3 आया, तो यहाँ पर पॉइंट आपका आएगा 2 कामा 3। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये आपका यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष, जरा गौर कीजिएगा, यक्स अक्ष से दूरी अगर आपको पूछा जाए कि भैया ये कलम से कितना दूरी है, ये कलम है यक्स अक्ष, इससे दूरी यही होगी, यानी यह किस अक्ष पर चली गई दूरी है, तो ये समझिएगा वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। थोड़ा सा उटपटांग है, समझते रहिएगा। इस पॉइंट में मैं दोनों डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। कभी कभी पूछता है यक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, कभी कभी पूछता है वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो समझ लीजिएगा इसको। यक्स अक्ष से दूरी, ठीक उसका उल्टा चलेंगे, यह आपका यक्स अक्ष है, ये मार्कर बनता है यक्स अक्ष। अब इससे दूरी यहाँ चलेंगे, इधर चल के नापेंगे, तो किस अक्ष पर चल रहे हैं आप, यानी वाई अक्ष की धन दिशा में जितना दूरी कवर करेंगे वही इसकी वैल्यू होगी। यानी वाई अक्ष पर आपने चला है 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, यानी आप कंफर्म हो गए कि ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है उसकी यक्स अक्ष से दूरी कितना आ गई, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। भैया ये यक्स अक्ष है ना, यक्स अक्ष, यक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर लिखिएगा बिंदु 2 कामा 3 की एक्स अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी, ये यक्स अक्ष है, से कितना दूर गए हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी यक्स अक्ष से दूरी कितना आ गई, 3 आ गई। वही पूछता बिंदु 2 कामा 3 की वाई अक्ष से दूरी। अब आपकी वाई अक्ष से दूरी पूछा जाएगा, अब इसको आप हटा लीजिएगा। वाई आपका ये है, वाई से कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कितना आता है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाई अक्ष है, से 1 मात्रक दूरी, 1 मात्रक दूरी यहाँ आए, दूसरे मात्रक पर यहाँ पहुँच गए, यानी वाई अक्ष से दूरी क्या बन रही है, 2 यूनिट बन रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मात्रक। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि इससे आपको घबराना नहीं है। आप अपने दिमाग में चाहे जैसे बैठाइए, यक्स अक्ष से दूरी तो वाई निर्देशांक ही लिखे हैं, वाई अक्ष से दूरी यक्स निर्देशांक को दिए हैं। ये थोड़ा सा जटिल होता है, समझने में परेशानी आती है विद्यार्थियों को, बट इसको धैर्यपूर्वक एक बार समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के अगर क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। नमस्कार।